ऑडिबल है? I'm audible? हाँ सर। ठीक है, अलर्ट होके देखिए। लगभग 25 मिनट टाइम है आपके पास, लगभग 25 मिनट है और इसमें आपको गॉस लॉ में फुल एंड फाइनल कर दूंगा, ठीक है ना? देखिएगा, इसके पहले कट गया था, अभी आ रहा है ना? हाँ तो देखिए, गॉस लॉ में पढ़ा रहा था और गॉस लॉ में भी फाइनल करूंगा आज, ठीक? एक केस आपको मैंने बता दिया था कि अगर एक लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने आपको बता दिया था कि अगर एक लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उससे परपेंडिकुलरली आर दूरी पे, जैसे मान लीजिए ये लाइन है प्लस इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी तक, तो मैंने आपको समझा दिया था इससे परपेंडिकुलरली आर दूरी पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, क्या होगी? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये समझा दिया था ना? और इसमें हमने 7 स्टेप्स आपको समझा दिए थे। क्या क्या स्टेप होंगे? सबसे पहला स्टेप होगा एज्यूम अ गॉसियन सरफेस, दूसरा होगा इट शुड पास थ्रू द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना? तीसरा स्टेप होगा इट शुड बी सिमेट्रिकल एज फार एज पॉसिबल। चौथी बात होगा वी शुड फाइंड आउट द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड बाय द गॉसियन सरफेस। और पांचवा पॉइंट होगा we should find the flux by the help of Gauss law, which छठा होगा we should find the flux with the help of basic definition, and सातवां स्टेप होगा we should equate both the flux and get the potential of electric field। बात समझ में आ गई? वही 7 स्टेप मैंने बताया, फ्लो चार्ट है, चाहे कितने भी केसेस आए वही 7 स्टेप का इस्तेमाल करेंगे। इस यूनिफॉर्म लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अलावा 2 और है आपके सिलेबस में। एक ये है कि एक शीट है इनफाइनाइट लेंथ की, इनफाइनाइट लेंथ की एक शीट है, उस शीट से परपेंडिकुलरली आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। जैसे मान लीजिए कि ये शीट है, जैसे मान लीजिए ये शीट है, बात समझ में आई? इस शीट से परपेंडिकुलरली आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। जैसे मान लीजिए एक शीट है और ये इनफाइनाइट एरिया की शीट है, बहुत बड़ी शीट है, इनफाइनाइट एरिया की शीट है, तो इससे परपेंडिकुलरली आर दूरी पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है ना? तो इसमें भी वही 7 स्टेप फॉलो करेंगे, बस फर्क ये होगा कि इस केस में जो गॉसियन सरफेस है, इस केस में भी गॉसियन सरफेस राइट सर्कुलर सिलेंडर ही होगा, लेकिन वो दूसरे तरीके से होगा। 2 बोतल लाए कि नहीं आपको बनाए? दो बोतल है कि नहीं? यहाँ पर है। हाँ सर। और एक बोतल और दे दीजिए। हाँ ठीक है, बस उसको खाली करके दे दिए, जो समझा देना है। देखिए ऐसा है, खूब बढ़िया से देखिए, खूब इत्मीनान से देखिए, आनंद से देखिए, रिलैक्स होकर देखिए, खूब बढ़िया से। वही सारे स्टेप्स हैं, वही रुक जाओ, वही सारे स्टेप है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो ये शीट है, ये शीट है, इधर देखो ये शीट है, इस शीट पर मान लो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बात समझ में आई? यस सर। अब मान लो इस तरीके से है कि चार्ज पर यूनिट एरिया यानी सिग्मा क्या होगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा कांस्टेंट है, ठीक है ना? तो इस प्लेट से परपेंडिकुलरली आर दूरी पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वही सिमिलर स्टेप्स होंगे। अगर उस दिन आप लोगों ने वाकई अच्छे से समझा होगा तो अभी की बात तुरंत समझ जाएंगे। कोई एक व्यक्ति आ गया, एक कॉपी ले आए और 2 बॉटल ले आए, फट से आए, कोई भी एक व्यक्ति आए, एक कॉपी और 2 बॉटल, फट से एक कॉपी और 2 बॉटल, खूब बढ़िया समझिए, देर में करिए। पहले कॉपी को ऐसे करिए, ऐसे करिए। मान लीजिए ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, इधर हो पकड़िए इसको। मान लीजिए इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है ना? ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। इस शीट ऑफ चार्ज से इधर से देखिए, अच्छे से समझिए इसको, नहीं समझ लेंगे और दिक्कत हो जाएगी आपको। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, इससे परपेंडिकुलरली आर दूरी पे मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है, और इसको एज्यूम करिए कि ये क्या है? इनफाइनाइट है। क्या है? इससे सीरियस लीजिए, इससे परपेंडिकुलरली आर दूरी पे यहाँ पे आपको निकालना है, बात समझ में आ गई? तो इस केस में जो हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे वो राइट सर्कुलर सिलेंडर, और राइट सर्कुलर सिलेंडर जो इसके बीचों बीच से ऐसे जाता है,
इसको फिजिकली विजुअलाइज करिए। दिख नहीं रहा है इसके बॉटल पीछे नहीं किससे दिख रहा हैं? दिख नहीं रहा साहब। हाँ तो ठीक है, बॉटल लगा दीजिएगा। इसके एक 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 कोई लड़का और आ जाए, एक लड़का जल्दी जल्दी लड़का आ लड़का जाए। यार। तुम हो ना, दो लोग पकड़ेंगे, दो से कोई बताते नहीं। जल्दी करो, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, देर हो रहा है। जल्दी आइए, इधर आइए, पकड़िए, ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए। अब शांति से खड़े हो जाइए। देखिए, मान लीजिए कि ये इनफाइनाइट लेंथ की शीट है, मान लीजिए Infinite length की sheet है। infinite length की शीट है। इस शीट से परपेंडिकुलरली r दूरी पे, यानी इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, हमने पहला स्टेप क्या किया, एक गसियन सरफेस, गसियन, हम सुनिए मेरी बात, गसियन सरफेस एज्यूम किया। गसियन सरफेस इस केस में भी सिलिंड्रिकल है, वो सिलेंडर आर पार जा रहा है, आर पार जा रहा है। इसको बॉटल को कम मत मानिए, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह दोनों एंड को मानिए। यस सर। भाई बॉटल पतली है तो इसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह मानिए। ये गसियन सरफेस इस पॉइंट से गुजर रहा है जिस पॉइंट से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। दो स्टेप हो गया, दो स्टेप हो गया। ये सिमेट्रिकल भी है, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होने से हमारा लाभ क्या है बेटा, कैलकुलेशन में आसानी है। तीन स्टेप हो गया, तीन स्टेप हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चौथा स्टेप देखिए, इसमें कितना चार्ज टोटल है वो हम निकालेंगे। तो अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, खूब बढ़िया समझिए, ये टफेस्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रॉब्लम्स इसके आसान आएंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, अगर इसका क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा माना जाए, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा माना जाए, जो क्वेश्चन में दिया रहता है, तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, इतना चार्ज इनक्लोज करेगा। भाई पाई आर स्क्वायर ये होगा। अगर इसका रेडियस आर मानिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस आर मानिए, लेंथ एल मानिए, भाई राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस आर मानिए, लेंथ एल मानिए, तो पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा चार्ज ये इनक्लोज करेगा। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझे कि नहीं समझे? अच्छी तरीके से अब गौर से देखिए, आप लोग वहीं रहिए, कहाँ गया वो मत कर। देखिए, अगर इसका रेडियस आर है और लेंथ एल एज्यूम करिए, तो कितना चार्ज इनक्लोज करेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल नहीं इंटू सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू चार्ज पर यूनिट एरिया, इतना चार्ज इनक्लोज करेगा। और इतना चार्ज इनक्लोज करेगा तो गॉस लॉ के अनुसार इतना फ्लक्स जाएगा, ठीक है ना। अब हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, थंब रूल से वो बराबर कर दे रहे हैं। बात समझा गई? वही स्टेप है। थंब रूल से फ्लक्स कैसे होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होगा, ये होगा ना। अब देखिए, इसमें कितनी एरिया है, एक एरिया कर्व सरफेस एरिया है, एक एरिया कर्व सरफेस एरिया दोनों, और एक एरिया क्या है, सर्कुलर एरिया, इस ओर सर्कुलर, इस ओर सर्कुलर। इतनी बात समझ गए? अब इसमें से जो भी फ्लक्स जाएगा वो इसी एरिया से जाएगा। तो हम डेफिनेशन से निकाल रहे हैं, डेफिनेशन से निकाल रहे हैं, कोई भी डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ पे लीजिए, कोई भी डिफरेंशियल एलिमेंट, उसका एरिया वेक्टर ये होगा। कोई भी डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे तो एरिया वेक्टर ये होगा। बात समझ में आ गई? और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है उससे दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होगा किसी भी एरिया पे। एरिया मान लीजिए डिफरेंशियल एरिया, छोटी सी एरिया लिए, इसके ऊपर जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, दोनों परपेंडिकुलर होगा, यानी इससे जाने वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इस कर्व सरफेस एरिया के डिफरेंशियल एलिमेंट से जाने वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और यही हाल पूरे में होगा, यही हाल पूरे में होगा। कोई भी एरिया आप लेंगे, मान लीजिए ये एरिया लिए, तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्प्लिट की वजह से ऐसे जा रही है, तो ई और ए के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो फ्लक्स जीरो है। यानी उस केस में इस पार्ट से फ्लक्स जीरो था, जब हमने उस केस में भी राइट सर्कुलर सिलेंडर ही लिया था, लाइन चार्ज में भी हमने क्या लिया था, राइट सर्कुलर सिलेंडर। लेकिन उस केस में आप देख रहे थे इस पार्ट से फ्लक्स जीरो था, और जो भी फ्लक्स था वो कर्व सरफेस एरिया से था। लेकिन इस केस में गसियन सरफेस तो सेम है, जो गसियन सरफेस में था वही इसमें भी है, लेकिन इस केस में यहां से फ्लक्स जीरो है, इस केस में यहां से फ्लक्स जीरो है, जो भी फ्लक्स है वो इस कर्व सरफेस एरिया से है। अगर इतनी बात आपको समझ जाते हैं तो दुनिया का कोई भी आदमी, मैं वीडियो के सामने बोल रहा हूँ, कहता है कि बेवकूफ़ है, हम नहीं मानेंगे, हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। अगर इतनी बात आपको समझते हैं, एक ही कमी आप लोग के अंदर है कि वेल ट्रेंड नहीं है एप्रोप्रिएट टाइम से, और उसको अगर आप लोग लिंगर ऑन करेंगे तो ऐसे रह जाएंगे। और अगर बढ़िया संघर्ष मानेंगे
तो इसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और फिर हर चरण में आप रन बनाते जाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। बहुत अच्छा समझ रहे हैं। तो अब आप देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से +0, यहाँ से +0, ठीक है ना। जो भी प्लस जाएगा वो यहाँ से जाएगा। और कितना प्लस जाएगा, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है तो ई इस पॉइंट पे भी होगी, जितना इस पार है उतना उस पार है। तो फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ से फ्लक्स निकालेंगे वहां से फ्लक्स निकालेंगे, ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना ही हमारा उद्देश्य है। तो मान लिया उसको ई है, मान लिया क्या ई है, तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या होगा, यहाँ से प्लस, यहाँ से प्लस, क्योंकि इस कर्व सरफेस, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे ई भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है। इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे ई भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है, 0 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ से प्लस जाएगा और उतना ही फ्लक्स वहां से जाएगा, उतना ही फ्लक्स वहां से जाएगा, ठीक है ना। तो ट्वाइस ई पाई आर स्क्वायर, इतना फ्लक्स जाएगा। बात समझ में आ गई। और ये डेफिनेशन से फ्लक्स जा रहा है और ये गास लॉ से फ्लक्स जा रहा है। दोनों फ्लक्स को बराबर कर दिए और दोनों फ्लक्स को बराबर कर दिए, पाई आर स्क्वायर आई आर स्क्वायर कट गया और ई की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। और यही रिजल्ट आपकी किताबों में मिलेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है ना। अब इस पार्ट से दो बढ़ जाइए आप लोग, इस पार्ट से दो तरह के प्रश्न बनते हैं। इसलिए इस पार्ट से दो तरह के प्रश्न बनते हैं, गौर से देखिए। आज गॉस लॉ आपका खत्म है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज खत्म है ना। इस पार्ट से दो तरह के प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 1, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिए, इस पार्ट से दो तरह के प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 1, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तो उस तरह का प्रश्न नहीं आएगा, यूपी बोर्ड में ही आ सकता है। बाकी बोर्ड में तो जो है फोर्थ डेरिवेशन का सवाल नहीं आएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन आ रहा है ना। इस बार तो एमसीक्यू आ रहा है, तो डेरिवेशन खत्म हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। लेकिन यूपी बोर्ड में फिर भी आ सकता है, तो कुछ लोग यूपी बोर्ड के भी हैं तो बात को सुन लें। तो इस तरह का प्रश्न पहले आता था और यूपी बोर्ड में अभी भी आ सकता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन अ शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स एट अ डिस्टेंस r परपेंडिकुलरली फ्रॉम इट। क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ की है तो सेंटर आप डिसाइड कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें डिराइव करके आप ऐसे दिखा देंगे, जो बात हमने मौखिक बोली है उसको लिख देंगे। बात समझ में आ गई, लिख देंगे। और दूसरे तरह का प्रश्न जो अभी भी आ सकता है किसी भी बोर्ड में, वो ये है, गिवन एन इनफाइनाइट लेंथ ऑफ शीट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू दिस, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस शीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एट अ डिस्टेंस r बराबर 1 मीटर 2 मीटर फ्रॉम इट्स perpendicularly at a distance of r बराबर 1 2 3 मीटर perpendicularly from it। सेंटर की बात नहीं आएगी इसमें। बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आई वो क्या r पे डिपेंड थी, r पे डिपेंड थी। देखिए जो भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें कहीं r है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर इनफाइनाइट लेंथ की शीट है तो चाहे उसके, जैसे मान लीजिए इनफाइनाइट लेंथ का बोर्ड है, जूम कर लीजिए, इनफाइनाइट लेंथ का बोर्ड है, तो इस बोर्ड से परपेंडिकुलरली चाहे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालिए, 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 r पे अब डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो हर केस में इंटेंसिटी सेम होगी। केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा। यानी चार्ज डेंसिटी क्या है, केवल उसी पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट पे। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर इनफाइनाइट लेंथ की शीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो उससे परपेंडिकुलरली r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। ये मैं प्रूफ करके दिखा चुका हूँ। इसमें कहीं भी r नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का ये बोर्ड है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे यहाँ इंटेंसिटी निकालिए, चाहे यहाँ निकालिए, चाहे यहाँ निकालिए, चाहे वहाँ निकालिए, हर केस में एक ही आएगा। इतनी बात समझ गए? मतलब r पे इंडिपेंडेंट है। इतनी बात समझ गए? यस सर। समझ में आ रहा बेटा? यस सर। तो हम बहुत खुश हैं यार, अगर बढ़िया समझ रहे हो, बढ़िया समझ रहे हो ना एकदम 100%। यस सर। तो अब देखिए दूसरी बात ये देखिए, ये हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आप नेक्स्ट चीज़ देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, लेकिन अगर ये फाइनाइट लेंथ की शीट है, सुन लो, खास गौर से देखो इस बात को। अगर ये फाइनाइट लेंथ की शीट है, अगर मेटल प्लेट फाइनाइट लेंथ की है तो r पे डिपेंड करेगा। तब ऐसा नहीं कि r से भी डिपेंड होगा।
अगर ये फाइनाइट लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो केवल सेंटर से पास कुछ दूरी पर ये वैल्यू होगी, नहीं तो बाकी सब जगह वो आर पे डिपेंड करेगा। मेरी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए? कोई बट नहीं है तो बहुत कुछ समझ गए। अब देखो छोटे मोटे प्रश्न जो तुम्हारे बोर्ड में बन सकते हैं, जो बनते रहे हैं, लाओ दो किताब लाओ, हम समझाएं। लाओ दो किताब जो हम समझाएं, जल्दी दो किताब। इस तरह से बोल देगा कि इस पे सिग्मा 1 है, इनफाइनाइट लेंथ की है, इस पे सिग्मा 2 है, इनफाइनाइट लेंथ की। जो प्रश्न बनते हैं आपके बोर्ड में, कहेगा इसमें सिग्मा 1 है और ये इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है ना। एग्जाम आइडिया फिजिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत सही। अब इसी में से पूछना, कहाँ से मिला तुमको, कहाँ से मिला? आप लाए ना, बहुत अच्छा किया। इसी में से क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें से करने से ये होगा ना, इसमें जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थे उससे इसमें आसान क्वेश्चन होंगे। पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, ट्रेडिशन तो और कठिन था। जब ट्रेडिशन हल करते लग रहा है तो ये कैसे लगेगा? बेसिक्स तो वही रहेगा, सिलेबस तो चेंज किया नहीं है, और पैटर्न चेंज किया है, तो पैटर्न को अडॉप्ट करने में बहुत लोगों को दिक्कत आएगी। इस बार कोरोना भी था, सबको पास भी कराना है, किसी तरह से एग्जाम हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत इजी आएगा। ये ऑलरेडी जो किताब दिया है, ये ऑलरेडी जो एक्चुअल लेवल है उससे टफ ही होगी, तो इसको बढ़िया से कर लो, बात खत्म, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखो अगर 5 मिनट तुमको रुकना पड़ेगा, आज ये खत्म ही करना है, 5 मिनट रुक दीजिएगा, आएंगे, है ना। अगर मान लिए सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी है इसकी, इनफाइनाइट लेंथ की, इसकी सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी है और दोनों पॉजिटिव है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों पॉजिटिव है, और बीच में इंटेंसिटी पूछ लिया, तो कैसे निकालोगे? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। बात समझ में आ गई? यस सर। क्योंकि इसकी वैसे इधर होगी, इसकी वैसे इधर होगी, तो माइनस हो जाएगी। ये इसके बीच की बात है, ये इन दो शीट्स के बीच की बात है, इन दो शीट के बीच ऐसा होगा। लेकिन अगर एक शीट यहाँ रखी हुई है, एक शीट यहाँ रख, कोई खड़ा रहता तो बढ़िया से आओ, फट से आओ, जल्दी आओ, जल्दी करो, 2 मिनट खड़े ही रहो, खटाखट हम समझा दे। देखो एक मान लो ऐसे दिया है, दूसरा मान लो ऐसे दिया है, बात समझ में आ रही है? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों इनफाइनाइट है, तो बीच में क्या होगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है तो बीच में 0 होगा। बात समझ में आ रही? और इस पार क्या होगा? इसकी वजह से भी इधर, इस पार क्या होगा? इस पार या इस पार, इस पार या इस पार, कैसे होगा? इसकी वजह से भी इधर अगर पॉजिटिव है तो, और इसकी वजह से भी इधर अगर पॉजिटिव है तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इधर हो जाएगी, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इधर हो जाएगी। अब मेरी बात समझे? अब दूसरा केस सोचो, इतना तो दिमाग लगा लोगे यार, इतना दिमाग लगा लोगे ना। मान लो निगेटिव है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अभी तो मैंने बताया कि अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो बीच में 0। अगर दोनों सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है और नहीं बराबर है तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बीच में, ठीक है ना। और इधर पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, या इस पॉइंट पे इसकी वजह से भी दूर होगी, इसकी वजह से भी दूर होगी, और डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है नहीं, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अगर दोनों निगेटिव हैं तो भी ऐसी बात आएगी, दोनों निगेटिव हैं तो बीच में बीच के पॉइंट पे इसकी वजह से इधर, उसकी वजह से उधर, तो माइनस हो जाएगी। और इस पॉइंट पे इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर ऐड हो जाएगी। और इस पॉइंट पे अगर नेगेटिव है तो इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर ऐड हो जाएगी, इधर। बात समझे? लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तब, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तब, तो बीच में ऐड हो जाएगी। पॉजिटिव की मान लो ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से दूर, और नेगेटिव की वजह से पास, तो बीच में ऐड हो जाएगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। बात समझ में आ गई? तो इतना आगे पीछे कर लोगे ना, इतना करने में दिक्कत नहीं। सवाल लगाओ तो प्रैक्टिस हो जाएगी, दिमाग एकदम खुल जाएगा। बोलो यस सर, कन्विंस हो, आगे बढ़े। यस सर, यस सर, ये बात से बढ़िया से उसको, ठीक है, आ रहा है एकदम अच्छे से, आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखो, मैं तुमको ये समझा रहा हूँ कि इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अभी खड़े रहिए आप, अभी खड़े रहिए। अब एक बात और बची है और आपका सिलेबस गॉस लॉ का खत्म। कल से जब मैं आऊँगा तो कैपेसिटर्स और डायरेक्ट्रिक 2-3 पीरियड में पढ़ा दूंगा। 2 ही 3 पीरियड अगर अच्छे से पढ़ा देंगे तो कैपेसिटर डायरेक्ट्रिक खत्म हो जाएगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पढ़ाऊंगा। बंद करिए उसको, तो बंद करिए, मोबाइल बंद करिए, बंद करिए, बंद, और उसको स्विच ऑफ करिए। देखिए, ध्यान दीजिए इधर, मैं ये बोल रहा हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं अभी तुरंत नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे आपका हो जाएगा नुकसान।
समझ रहे हैं ना? मेरे वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसको आप बढ़िया सुनिए, बढ़िया से रिवाइज करिए, ठीक है ना? जब एक बार मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर टाइम मिलेगा तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी देख लेंगे। बात समझ में आ रही है? तब तक मेरे वीडियो से आप लोग काम करिए, कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा, ये आखिरी चीज आप देख लीजिए, आपका गॉस लॉ खत्म, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई है ना? यस सर। बहुत कुछ समझ में आ गया है आपको। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सब आसान है, आसान है। अब देखो, मैं तुमको नेक्स्ट बात बता रहा हूं, खूब अच्छे से देखो, इधर देखो, एक चीज और आपके सिलेबस में है, एक स्फीयर है और वो कंडक्टिंग स्फीयर आपके सिलेबस में है, बोर्ड में एक स्फीयर है। इस स्फीयर में क्यू चार्ज है, तो कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसके सेंटर से, आर दूरी पे, जहां आर इज लेस देन आर, आर इज ग्रेटर देन आर और आर इज इक्वल टू आर, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए। तो सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, एकदम एग्जैक्टली सेम स्टेप्स, ठीक है ना? कंडक्टिंग स्फीयर आपके सिलेबस में है, कंडक्टिंग स्फीयर है तो सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे, ठीक है ना? तो पहला केस आपको बता रहे हैं, आर इज लेस देन आर। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर थोड़ी स्पीड फास्ट है तो वीडियो से देखिएगा, रिमाइंड करके देखिएगा, एकदम बात क्लियर रहेगा। थोड़ा तेज चलना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है, ठीक है ना? टाइम भी कम है, पीरियड का भी टाइम कम है, वैसे भी है, तो थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा, ठीक है ना? और कोई विकल्प में जो 19 वीडियो दोबारा देखिए, ठीक है ना? अब देखिए, आर इज लेस देन आर पे बता रहा हूँ। आर इज लेस देन आर पे क्या होगा? आपने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया। आपने क्या एज्यूम किया? गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है, यहाँ आर इज लेस देन आर, तो ये गॉसियन सरफेस पहली बात इमेजिनरी गॉसियन सरफेस एज्यूम किया और वो उस पॉइंट से निकल रहा है, यहाँ पे हमको निकालना है। 2 स्टेप फ्लो चार्ट एक ही है, बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने गॉस लॉ पढ़ाया है, एकदम कप प्लेट में रख के दिया है। और बाकी आपके क्लास के जो बच्चे हों उनसे कहिए, जो वो हैं उनसे कहिए किताब पढ़ के समझें। आपको एकदम कप प्लेट में रख के इसे दे दिया कि ये खा लीजिए गप से, उसको हम सिंप्लीफाई बना दिया है। तो ऐसे समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना? और जो बच्चे हैं उनसे देख लीजिए, जो और बच्चे कहिए इसको बताओ, यही स्टेप हर जगह, ठीक है ना? यस सर। तो अब देखिए, उसको एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया, उस पॉइंट से गुजर रहा है। दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप वो सिमेट्रिकल है, क्योंकि हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम किया, तो सिमेट्रिकल है, कैलकुलेशन में आसानी होगी। 3 बात हो गई। अब कितना चार्ज इसके अंदर आएगा? 0 चार्ज, क्योंकि सारा चार्ज सरफेस पे चला गया। तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा? 0 फ्लक्स, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0, ठीक है ना? मान लीजिए थंब रूल से आपने निकाला भी, तो E डॉट A ये फ्लक्स निकला थंब रूल से। मान लीजिए थंब रूल से ऐसे निकला, थंब रूल मतलब डेफिनेशन से E डॉट A निकला, तो लेकिन गॉस लॉ से 0 आ रहा है, तो E की वैल्यू 0 होगी ना। एरिया वेक्टर तो 0 होगा नहीं, एरिया वेक्टर तो 0 होगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? एरिया वेक्टर 0 होगा नहीं, तो जो अगर R इज लेस देन R तो E इज इक्वल टू 0। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई है? अगर R इज लेस देन R तो E इज इक्वल टू 0। यहाँ तक की बात क्लियर एकदम? यस सर। एकदम रेजोनेट होना चाहिए, एकदम क्लास के साथ में दिमाग सब उसमें लगा होना चाहिए, तब धड़ से एक ही बार में तैयार हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? अगर R इज लेस देन R तो E इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट चीज देखिए आप, अगर R इज इक्वल टू R, यानी सरफेस पे अगर है, अगर सरफेस पे है तो एक गॉसियन सरफेस जस्ट इसके ऊपर एज्यूम करिए। कहाँ एज्यूम करेंगे? जस्ट उसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस आप एज्यूम करिए। तो अब इस गॉसियन सरफेस जस्ट उसके ऊपर, जस्ट सरफेस को जस्ट कवर करता हुआ, तो उसमें कितना चार्ज आएगा? टोटल चार्ज आ जाएगा। जितना चार्ज स्फीयर का था वो सारा चार्ज आ जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? फ्लक्स, उस गॉसियन सरफेस से आने वाला फ्लक्स, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? अब यही फ्लक्स हम निकालेंगे डेफिनेशन से, उस गॉसियन सरफेस जो मैंने एज्यूम किया है। अब मैं निकाल रहा हूं वो वाला केस जब R इज इक्वल टू R, यानी रेडियस पे अगर कोई पॉइंट है, यानी कि अगर सरफेस पे कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये मैं समझाने जा रहा हूं। अगर स्फेरिकल सरफेस पे कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये समझाने जा रहा हूं। बात समझ में आई? R इज इक्वल टू R में हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया जो एकदम सरफेस को जस्ट कवर कर रहा है। एक बार उस पॉइंट से गुजर रहा है, जहां फील्ड निकालना है। 2 बार
तीसरी बात सिमेट्रिकल है, स्फेरिकली एज्यूम किया है। चौथी बात चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज Q, क्योंकि पूरे सरफेस को कवर कर ले रहा है। पांचवी बात फ्लक्स गॉस लॉ से Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब छठी बात फ्लक्स डेफिनेशन से या थंब रूल से। तो डेफिनेशन से कैसे निकालेंगे फ्लक्स? आप देखिए कि सरफेस के हर पॉइंट सिमेट्रिकल है, सरफेस का हर पॉइंट सिमेट्रिकल है, तो सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भले डिफरेंट हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। सरफेस पे अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सरफेस के हर पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन भले डिफरेंट हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। मेरी बात समझे? तो वही मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, वही मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू E इनटू एरिया। E इनटू एरिया, एरिया क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। ये हो गई आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट r लेस देन r, मतलब स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर वो कंडक्टिंग स्फीयर है तो वो तो जीरो होगी। मैं प्रूफ करके दिखा चुका हूं ना। Yes, sir. और एट अ पॉइंट r इज इक्वल टू r, यानी सरफेस पे क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब तीसरी बात मैं दिखा रहा हूं, इसी तरीके से आप प्रूफ कर लीजिएगा। तीसरा प्रूफ हमको मत करवाइए, एकदम एग्जैक्टली यही प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं करना है। अगर पॉइंट r जो है r से बड़ा है यानी E हो गया, अगर वो डिस्टेंस r जो है स्मॉल r अगर रेडियस से बड़ा है यानी आउटसाइड द स्फीयर लाई करेगा। अगर स्मॉल r रेडियस से बड़ा है तो वो पॉइंट कहां लाई करेगा, आउटसाइड द स्फीयर। ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी प्रोसेस को फॉलो करके निकालिए। सॉरी, ये होमवर्क है एक तरीके से आपका, आप निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई E आ जाएगा। ठीक है ना, वो आ गया तो Q बाई r स्क्वायर है। ये आपका होमवर्क है। इस तरह से गॉस लॉ आपका खत्म हो गया। ठीक है ना, और इसके सारे सवाल आपके लग जाएंगे, कट कर दीजिए।